thermodynamics and thermochemistry. There are two parts in this chapter, thermodynamics and thermochemistry. For your board exam, chapter weightage is 5 to 7 marks. For your NEET exam, number of expected MCQs will be 1 or 2 MCQs. ठीक है? So let's start. पहला क्वेश्चन यही आएगा, what is thermodynamics? वर्ड्स को अगर मैं बाइफरकेट करूं, द मीनिंग ऑफ थर्मो इज हीट एंड डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट. डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट. तो मूवमेंट ऑफ हीट. ठीक है. हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. हीट खुद एनर्जी नहीं है अपने लिए. हीट एंड वर्क आर द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. क्या आपने कभी एंथैल्पी का नाम सुना है? एंथैल्पी एनर्जी है. सिस्टम की एक एनर्जी होती है जिसे मैं इंटरनल एनर्जी बोलता हूं. दिस आर द डायरेक्ट एनर्जी. ये खुद एनर्जी है. हीट और वर्क आर द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ये उसी तरीके से कि अगर आपके पास 500 की करेंसी है, आपके पास 200 की करेंसी है, 50 की है, 10 की है, 20 की है, आपने पूरा करेंसी अपने पास रखा हुआ है, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्म ऑफ मनी है. यस और नो? आपके अकाउंट में बैलेंस है, आप उसे किसी यूपीआई पेमेंट के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, तो दैट यूपीआई पेमेंट ऐप इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी. वो खुद मनी नहीं है. क्या आपने 5 यूपीआई ऐप डाउनलोड किए हुए, तो आप बराबर ना? समझा नहीं समझा मेरा बात? तो आप सबसे सेट है, एकदम अलग है नहीं ना? उन यूपीआई ऐप से लिंक्ड अकाउंट के अंदर बैलेंस भी होना चाहिए पॉजिटिव में. यस और नो? समझा? तो वो जो यूपीआई पेमेंट से आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, आपके पास 100 रुपीज है, मान लीजिए आपने किसी और को ट्रांसफर किए. ठीक है, बराबर. मान लीजिए वो 100 रुपीज मैंने सार्थक को ट्रांसफर किए, तो जब तक वो 100 मेरे पास था, वो प्लस 100 था मेरे पास. जैसे यहां से गया, क्या हो गया? -100. ठीक है. ये 100 रुपए यहां था, उसके पास जब पहुंचेगा तो वहां पे 100 ऐड हो जाएगा. इन दोनों के बीच में भी तो एक पार्ट है ना. वो क्या है? वो है ट्रांसफर. मेरे पास है तो एनर्जी है, उसके पास पहुंचा तो एनर्जी है, बट बीच में क्या है? वो हीट और वर्क. तो हीट एंड वर्क आर द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. बराबर. तो मैं इसे ऐसा भी बोलता हूं कि थर्मोडायनामिक्स इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. नाउ लेट्स टॉक व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स. इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of energy and interconvergence. जो एनर्जी से डील करे, एनर्जी के बारे में बातें करे, एनर्जी के इंटरकन्वर्जन पे डील करे, वो केमिस्ट्री की ब्रांच का क्या नाम है? थर्मोडायनामिक्स. उसका नाम क्या है? थर्मोडायनामिक्स. क्लियर हो रहा है बात? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ये थर्मोडायनामिक्स किस बारे में बताना चाहता है आपको? जैसे अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूं, तो जब मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो मैंने ये समझा है कि ये चैप्टर मुझे क्या बताना चाहता है? ये मुझे बताना चाहता है रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. बराबर. व्हाट आर द मेजरमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री? यस और नो? इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड ऑल, क्या मेजरमेंट यूज किया जाता है? मोल क्या है? मैं उस अमाउंट को स्पेसिफाई कैसे करूंगा? इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ लीटर, इन टर्म्स ऑफ मोल. नंबर ऑफ एटम को मैं कैसे स्पेसिफाई करूंगा? यस और नो? किसी रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बना, कितना रिएक्टेंट यूज हुआ, कितना बच गया, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, ये सब बातें अमाउंट के टर्म्स में कौन समझा रहा है? मोल कॉन्सेप्ट. जो ये भी समझाता है साथ साथ में कि कहीं पे किसी भी सॉल्यूशन को आप किस तरीके से उसके कॉन्सेंट्रेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं. समझा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम मुझे क्या समझा रहा था? स्ट्रक्चर ऑफ मुझे एटम ये समझा रहा था कि इस एटम में क्या क्या बातें हैं. ठीक है. ये एटम का स्ट्रक्चर क्या है, इस एटम के स्ट्रक्चर के पॉइंट्स क्या क्या है, वो मैंने समझा. इक्विलिब्रियम मुझे क्या समझा रहा है? इक्विलिब्रियम मुझे समझा रहा है कि किसी रिएक्शन की जो रेट है, वो उसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ कैसे एसोसिएटेड होती है थ्योरेटिकली. काइनेटिक्स मुझे ये समझाता है कि कोई रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एसोसिएटेड है विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट एक्सपेरिमेंटली. थर्मोडायनेमिक्स मुझे ये समझाता है कि कैसे किसी प्रोसेस में
क्या एनर्जी चेंज है, कौन से टाइप की एनर्जी अवेलेबल है उसमें। थर्मोडायनेमिक्स मुझे ये समझाता है क्या कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, मतलब वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स मुझे ये समझाता है कि कोई प्रोसेस में इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे आ सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम बराबर, आप बोलते हो इक्विलिब्रियम, बट थर्मोडायनेमिक्स आपको समझाएगा कि वो इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे आएगा। थर्मोडायनेमिक्स आपको समझाएगा कि व्हाट आर द कंपोजिशंस, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, बराबर। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद मैं इन सारी बातों को समझ सकता हूं कि अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है तो मैं उस रिएक्शन में उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ढूंढ सकता हूं कि किस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा। किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है तो उसके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या है, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। मैं थर्मोडायनेमिक्स से ये ढूंढ सकता हूं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बराबर। मैंने आपसे पूछा कॉफी पीने चलेंगे, तो आपने दो ही बातों में आंसर दिया, या तो हाँ या तो। थर्मोडायनेमिक्स ऐसी बात करेगा, प्रोसेस होगा या प्रोसेस नहीं होगा, समझा। इट डील विद द एनर्जी एंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से थर्मोडायनेमिक्स डील करेगा। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो देयर विल बी सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो। Thermodynamics never deal with the microscopic properties. It always deal with the macroscopic properties. It never deal with the kinetics of the process. Thermodynamics में पूरे पार्ट में आप कभी ये नहीं पढ़ेंगे इतने टाइम में हुआ, क्योंकि टाइम के लिए we have a separate branch, chemical kinetics, which deals with the study of rate of reaction and the factors affecting rate of reactions. उसके लिए एक अलग ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स डील नहीं करता उससे। थर्मोडायनेमिक्स नेवर डील विद द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स बताएगा ए पे था, बी पे पहुंच गया, प्रोसेस होगा, ए से बी कैसे पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, ये थर्मोडायनेमिक्स डील नहीं करता। तो दिस आर द सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आया समझ में। तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स में आप एनर्जी चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हो, बराबर, जिसमें एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, दिस आर द डायरेक्ट एनर्जी, वो खुद एनर्जी है। वर्क एंड हीट आर द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो इनडायरेक्ट फॉर्म है। यूपीआई पेमेंट ऐप पैसा नहीं है, मतलब करेंसी नहीं है, वो उस पैसे को भेजने का एक मीडियम है, मोड ऑफ ट्रांसफर। समझ रहा है बात, क्लियर हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्टेन टर्म्स इन्वॉल्वड इन थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला डिस्कशन होगा मोस्ट वर्साटाइल वर्ड, सिस्टम। काफी वर्साटाइल वर्ड है, डेली टू डेली लाइफ में भी इसे यूज करते रहते हैं। देयर मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट गुड, बराबर, ऐसी बहुत सारी चीजें हम बोलते रहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, सिस्टम के लिए मैं सिस्टम किसे बोलूंगा, मैं जिसमें एनर्जी चेंजेस पढ़ना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, whose thermodynamics I wish to study। मैं जहां पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहता हूं, एनर्जी चेंजेस पढ़ना चाहता हूं, मैं उसे क्या बोलूंगा, सिस्टम। अ पार्ट विच इज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर थर्मोडायनेमिक चेंजेस, ऐसे पार्ट की बात कर रहा हूं मैं जो थर्मोडायनेमिक चेंजेस को समझने के लिए रखा गया है, उसे मैं सिस्टम बोल सकता हूं। इस पूरे यूनिवर्स में सारी चीजें एक सिस्टम का पार्ट है। आप घर से सुबह एक पानी की बोतल लेके आए, चिल्ड पानी की बोतल एकदम, ठीक है, आपने लाके यहाँ पे रखा, आपका अगला ब्रेक आने तक वो रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो ये एक सिस्टम है मेरे पास जिसका मैं थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इसमें क्या आया, चेंजेस आए ना, एनर्जी चेंजेस हुए। यस और नो। आप एक चिल्ड ब्रेक में जाके आप एक चिल्ड थम्स अप लेके आ गए 500 ml, ठीक है, आपने लाके रखा, पूरे लेक्चर पर आपको टाइम नहीं मिला उस थम्स अप को पीने का। आफ्टर 1.5 आवर 2 आवर वो रूम टेम्परेचर पे आ गया थोड़ा, देयर इज अ हीट एक्सचेंज, थर्मोडायनेमिक चेंज, समझा। बर्निंग ऑफ कोल का प्रोसेस चल रहा है, तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना, आप यहां बैठे हुए फिर भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है।
आप 6 घंटा बैठे रहेंगे फिर भी उसके बाद थक जाएंगे आप, बराबर ना? तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे थे, यस और नो, फिजिकली और मेंटली कोई कोई दोनों से बैठे ही रहते हैं, वो अलग बात होगी, उनके बारे में बोलना भी सही नहीं रहेगा, है कि नहीं? ऑन कैमरा हो जाएगा ये सब, नाम लेके भी बोला जा सकता है भाई, क्या बोलते हैं? मतलब मेरा नाम क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो बट फिर भी वो थक तो जाएगा इंसान, वो इंसान ज्यादा थक जाएगा, हाँ वो इंसान ज्यादा थक जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो जहां भी एनर्जी ट्रांसफर हो, कहीं भी आप पूरे यूनिवर्स में सिस्टम को कंसिडर कर सकते हैं, समझा? तो डिफाइन कैसे किया जाएगा कि सिस्टम क्या है आपके लिए? एक ऐसा पार्ट जिसका थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, अ पार्ट विच इज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर थर्मोडायनेमिक चेंजेस, ठीक है? ऐसा पार्ट जिसे थर्मोडायनेमिक चेंजेस के लिए पढ़ने के लिए रखा गया है, बराबर? जिसका थर्मोडायनेमिक चेंज आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसे क्या नाम दिया जाता है? सिस्टम। दूसरा वर्ड, दूसरा टर्म जिसके बिना सिस्टम अधूरा है, वो है सराउंडिंग। अपार्ट फ्रॉम सिस्टम, अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इज सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के जिसे आप देख रहे हैं, जिसे आप पढ़ रहे हैं, जिसे आप समझ रहे हैं, वो सिस्टम है। उसे छोड़ के पूरी दुनिया क्या है? सराउंडिंग। पूरा यूनिवर्स क्या है? सराउंडिंग। लेट्स अज्यूम, मैं बोलता हूं यहां पे, दिस इज अ कंटेनर, दिस इज अ कंटेनर filled with an ideal gas, fitted with weightless, frictionless, movable piston. Fitted with weightless, frictionless, movable piston. This is a piston, same as पिचकारी वाला piston, same as injection वाला piston, same as cycle pump वाला piston. वही piston है वो, but it is weightless, frictionless, movable piston. बराबर? ये गैस क्या एनर्जी चेंज में पढ़ना चाहता हूं, ये जो गैस है ना मेरे लिए सिस्टम कंसिडर की जाएगी, और इसे छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है ये क्या हुआ आपका? सिस्टम। द रिमेनिंग पार्ट अपार्ट फ्रॉम सिस्टम विल बी कंसिडर्ड सराउंडिंग। ये अगर पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, तो ये पार्ट सिस्टम है और इसे छोड़ के सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। क्रिकेट के मैच में जो क्रिकेट का फील्ड है, जो ग्राउंड है, क्रिकेट का जो ग्राउंड है, उसमें जो 15 मेंबर्स हैं वहां पे, 11 फ्रॉम वन टीम जो फील्ड कर रहे हैं, 2 बैटर हैं और 2 अंपायर हैं, यस और नो? ठीक है, ये जो 15 लोग हैं वहां पे, ये एक सिस्टम का हिस्सा हो गए, हाँ या ना? बाकी पूरी दुनिया उन्हें देख रही है, तो दे आर ऑब्जर्वर सराउंडिंग, दे आर पार्ट ऑफ सराउंडिंग, एंड दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय अ लाइन कॉल्ड बाउंड्री। दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय अ लाइन कॉल्ड बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक लाइन आती है जिसका नाम है बाउंड्री। System and surrounding are separated by a real or imaginary line called boundary. ठीक है? There are various types of boundary, students. Type of boundary. What are the various type of boundary? देखते हैं क्या क्या बाउंड्री की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो बाउंड्री में काफी सारे टर्म्स हो सकते हैं। दिस बाउंड्री कैन बी रियल, एग्जिस्टेंस के हिसाब से देखो तो दिस बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। ये बाउंड्री रियल भी हो सकता है और ये बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकता है। देखिए, दिस इज अ कंटेनर, वंस अगेन मैं एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं, एक आइडियल गैस का सिस्टम है, फिल्ड विद एन आइडियल गैस, एनक्लोज विद वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, मूवेबल पिस्टन, लीक प्रूफ कंटेनर है, गैस बाहर नहीं जा सकती, गैस अंदर नहीं आ सकती, ठीक है? ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे इसके वॉल को, तो ये सिस्टम के, ये सिस्टम का पार्ट होगा, द रिमेनिंग पार्ट विल बी सराउंडिंग। तो हियर सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेपरेटेड बाय कंटेनर का वॉल, तो ये एक रियल बाउंड्री है, हाँ या ना? ठीक है, मान लीजिए अब मैं इस आइडियल गैस के सिस्टम को ना कंसिडर करके यहाँ पे वाटर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके हीट चेंज को मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये वाटर मेरे पास, अगेन ये सिस्टम पार्ट है और ये क्या है? सराउंडिंग। ये वॉल रियल है, ये रियल बाउंड्री हो गई, ये सिस्टम है, इसके ऊपर क्या है? ये सराउंडिंग, क्योंकि कंटेनर सिस्टम नहीं है ना, ये वाटर सिस्टम है,
बराबर। तो इसके ऊपर क्या है, सराउंडिंग है। सो दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेपरेटेड बाय एन इमेजिनरी लाइन called boundary. Yes or no? This boundary can be fixed or this boundary can be movable. इसका मीनिंग ये है, ये वॉल दिख रही है आपको, ये फिक्स्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे एक टैप के थ्रू वाटर ऐड करते जाइए, हर एक मोमेंट पे आपके लिए बाउंड्री चेंज होती जाएगी। तो बाउंड्री कैसी हो गई, मूवेबल हो गई। पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर आपने थोड़ा सा मास रख दिया, हाँ है ना, पिस्टन थोड़ा नीचे चला गया। आइडियल गैस के सिस्टम में बाउंड्री क्या है, मूवेबल। बट ऐसा कंटेनर का वॉल रिजिड है, वो मान लीजिए ऐसा, वो बार बार नहीं मूव हो रहा है ना, वो फिक्स बाउंड्री हो गई। आप समझ रहे मेरी बात को। दिस कैन बी डायाथर्मिक और दिस कैन बी एडियाबेटिक ऑल्सो। ये डायाथर्मिक भी पॉसिबल है और ये एडियाबेटिक भी पॉसिबल है। एडियाबेटिक मतलब जो हीट ट्रांसफर ना करे, जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, ठीक है, यहां से बाहर कोई हीट नहीं जा सकती है। तो ये क्या हुआ, ये जो बाउंड्री है, ये मान लीजिए प्रोसेस ऐसा है, ठीक है, पूरा इंसुलेटेड है, तो इसके थ्रू हीट का ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। थर्मस के अंदर आपने गर्म पानी रख दिया है, तो उसका हीट ट्रांसफर बाहर पॉसिबल नहीं है ना। तो थर्मस के लिए जो बाउंड्री है, जो वाटर उसके अंदर रखा है, हॉट वाटर जो सिस्टम है, उसके लिए जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री कैसी है, एडियाबेटिक। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग या बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। डायथर्मिक में देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बात समझा, क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री, रियल, इमेजिनरी, फिक्स्ड, मूवेबल, डायथर्मिक, एडियाबेटिक। फिफ्थ is state of system, शॉर्ट में इसे लिखते हैं SOS। स्टेट ऑफ सिस्टम का अगर मैं एक सिंपल से वर्ड में उसे डिस्क्राइब करना चाहूं तो मैं बोलूंगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ सिस्टम। वो सिस्टम किस पोजीशन पे है, वो सिस्टम किस कंडीशन पे है। इन पोजीशन और कंडीशन को डिफाइन करने के लिए मेरे पास प्रेजेंट है वेरिएबल्स। क्या प्रेजेंट है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जो चेंज होता है। वेरिएबल का मतलब क्या है, जो चेंज होता है, जिसके चेंज होने से सिस्टम की स्टेट में चेंज हो जाए। ऐसा वेरिएबल जिसके चेंज होने से सिस्टम के स्टेट में चेंज आए, उसे बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। बराबर। ऐसे देखिए, मान लीजिए एक सिस्टम है, आइडियल गैस का सिस्टम में बना रहा हूं, ठीक है। कंटेनर filled with an ideal gas, enclosed with weightless, frictionless, movable piston. Let's say your pressure is P1, volume is V1, temperature is T1. आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से किसी को भी अगर आप चेंज कर देंगे तो ये सिस्टम की पोजीशन चेंज हो जाएगी, हाँ या ना। पोजीशन चेंज होना मतलब उस सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी, ये उसकी स्टेट हुई ना। आप इस सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आप यही बोलेंगे ना कि एक सिस्टम है मेरे पास जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर, तो ये आपने सिस्टम की एक स्टेट को डिफाइन किया, P1, V1, T1। इनमें किसी में भी चेंज आए तो सिस्टम की स्टेट में अपने आप चेंज आ जाएगा। मान लीजिए ये स्टेट चेंज होके आपने यहाँ पे एक मास रख दिया, एक छोटा सा मास रख दिया, ठीक है, इसके ऊपर एक मास रख दिया आपने। जैसे आपने मास रखा, इमीडिएट सिस्टम पिस्टन नीचे जाएगा, क्योंकि बाहर से लगने वाला प्रेशर बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया ना बाहर से लगने वाला। तो अब ये अगर प्रेशर चेंज हो गया तो ये P2 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया उसका, V2। लेट्स से टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो सिस्टम की पहली स्टेट हुई P1 V1 T1, सिस्टम की दूसरी स्टेट हुई P2 V2 T1। तो P2 V2 T1 क्या बता रहा है, पोजीशन, तो इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। जैसे मैं बोल दूं ये इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम है और ये फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम है। तो जिसकी चेंज होने से सिस्टम की स्टेट में चेंज आ जाए, जिसके चेंज होने से
सिस्टम के स्टेट में चेंज आ जाए उसे बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। और जो पोजीशन डिस्क्राइब हो रही है विद द हेल्प ऑफ स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम। क्लियर है? वर्ड समझ रहा है? पोजीशन, कंडीशन, ये जो वर्ड है पोजीशन बेसिकली वो मैं किसके लिए यूज कर सकता हूं? स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए। क्या पोजीशन स्टेट ऑफ वेरिएबल के लिए होगा? नहीं। P1 V1 T1 is the position ना, P1 is state variable, V1 is, T1 is, but collectively system, collectively they define the state of system। समझा? और उनमें से किसी एक में भी चेंज आए तो सिस्टम की स्टेट को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए देयर आर मेनी वेरिएबल्स, बराबर, जिसमें से जो कॉमन वेरिएबल है वो यही सब है मेरे पास, P1 V1 T1 N1, इन्हीं को हम लोग यूज करते हैं एज अ स्टेट वेरिएबल्स। नंबर 7, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज को ना दो पार्ट में क्लासिफाई करता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव, एक प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल में कुछ इस तरीके से ले रहा हूं, दिस इज अ कंटेनर कंसिस्ट ऑफ 10 ml वाटर। इस कंटेनर के अंदर 10 ml वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये है 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। ये वाटर रूम टेम्परेचर वाटर है। ठीक है, वार्म नहीं है, कोल्ड नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कंटेनर, आपका आंसर क्या होगा? 10 ml, बोला 10 ml है। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि इस वाटर का मास क्या होगा? इस वाटर का मास क्या होगा? 10 ग्राम। Why? Because density of water is 1 gram per ml. So for water, mass in gram is same as volume in ml. तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इस वाटर का मास है 10 ग्राम? Yes or no? Let's talk about the number of moles. What is the formula for the number of moles? Sample mass divided by molar mass. बराबर, मास कितना होगा? 10 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? मास अपॉन मोलार मास। वी से सैंपल मास डिवाइड बाय मोलार मास इज द नंबर ऑफ मोल्स। सैंपल मास गिवन टू अस 10 ग्राम, number of molar masses of the compound 18 gram per mole is 10 by 18 mole. You agree with me? Nice. You know what is heat capacity? There is something called heat capacity which is represented by C. Heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. किसी सब्सटेंस को अपना अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, मतलब यहाँ जो वाटर मेरे पास 25 डिग्री पे प्रेजेंट है उसे अपना टेम्परेचर 26 डिग्री करना है। अब बोल रहा है 25 डिग्री पसंद नहीं आ रहा है भाई, 26 करना चाहिए। अब तो इसके लिए वो हीट लेगा, मतलब एनर्जी लेगा बेसिकली, बराबर। तो वो जो एनर्जी लेगा उसे मैं नाम देता हूँ हीट कैपेसिटी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना वो हमेशा हीट होता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंस एनी अदर फॉर्म अगर मोड ऑफ ट्रांसफर की है तो वो वर्क होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट। विंटर सीजन में आप एक आयरन रॉड को उठाए, बराबर, विंटर सीजन लेट्स से द आउटसाइड टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस, आपने उस समय किसी आयरन रॉड को होल्ड किया। ठीक है, तो जितने पार्ट में आपने होल्ड किया रहेगा ना उतना पार्ट में आयरन रॉड वार्म हो जाएगा, मतलब हॉट हो जाएगा, वार्म नहीं बोलना चाहिए, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। समझा नहीं समझा? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हुआ। समझ रहा है बात? तो ये क्या ट्रांसफर है, वर्क या हीट? हीट, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ। आप आयरन की शीट को हैमर कर रहे हो तो वो वर्क है। क्लियर है बात है? चलिए आ जाइए, हीट कैपेसिटी। सो व्हाट इज द हीट कैपेसिटी फॉर वाटर? 1 ग्राम के लिए हीट कैपेसिटी फॉर वाटर होता है
4.184 J by kg joule per Kelvin per gram. For 1 gram to raise the temperature by 1 Kelvin, the required heat is 4.18. मेरे पास वाटर कितना अमाउंट में अवेलेबल है? 10 ग्राम. Let's multiply by 10 gram. Yes or no? 10 gram, gram and gram gets cancelled. तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? 4.18 मल्टीप्लाई बाय 10 J by K. You agree? ठीक है, नाइस. If I ask you कि what is the boiling point of water, तो आपका क्या आंसर होगा? ये जो वाटर मेरे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? केप्ट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो डाउट. कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस. बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा? बोले 0 डिग्री सेल्सियस. इसका एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी होगा. लेट्स से दैट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज x. ठीक है. इसका एक डेंसिटी भी है जो शायद आपको पता है, 1 ग्राम पर ml. ठीक है. इस वाटर के लिए अगर मैं मोलैरिटी डिफाइन करूं, क्या डिफाइन करूं? कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करूं, तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स क्या है? बोला नंबर ऑफ मोल्स है 10 by 18. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 10 ml. तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 18 इंटू 10 इन ml. वो ml में है, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1000 अपॉन 18 बचेगा. व्हाट इज 1000 अपॉन 18? 55.55. ये आपका फेवरेट नंबर है, 1000 अपॉन 18. मैंने बोला याद करके रखिए. ये जो वाटर आपके पास अवेलेबल है, इसका टेम्परेचर क्या है इस समय? बोला 25 डिग्री सेल्सियस. रूम टेम्परेचर पे बात हो रही है ना. ठीक है. मैं एक दूसरा कंटेनर ले रहा हूं. इस कंटेनर में मैंने 90 ml वाटर लिया. ठीक है. 90 ml वाटर, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन. There's 90 ml water in the container जो 25 डिग्री सेल्सियस पे है. ठीक है. तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, आपका आंसर होगा 90 ml. मास 90 ग्राम, मोल 90 अपॉन 18, हीट कैपेसिटी 4.18 into 90. You agree with me? What is the boiling point of this water? 100 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी इसका ही x होगा. What is the density of water? 1 gram per ml. What is molarity? Number of moles upon volume. What is number of mole? 90 upon 18. तो नीचे चला जाएगा. नीचे गया वो समझा ना. Into volume of water in ml 90. To convert, multiply by, gets cancelled 90. 1000 upon 18. 55.5. Super. So here the temperature is, for this also temperature is 25 degree Celsius. क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? जो मैंने ब्लैक से लिखा है उसमें चेंज नहीं आया. क्या आया? आया. जो ब्लू से लिखा है उसमें चेंज, मतलब जो प्रॉपर्टी ब्लैक से लिखी जाएगी उसमें चेंज आएगा, और जो ब्लू से लिखी जाएगी उसमें चेंज नहीं आएगा. बराबर नहीं? ऐसे दिख रहा है ना. लेकिन इससे मैंने ये समझा कि जब मैंने मास वॉल्यूम चेंज किया ना, अमाउंट, मास और वॉल्यूम के लिए कॉमन वर्ड होता है अमाउंट. जब मैंने अमाउंट चेंज किया तो कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस आए, कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस. आपका मान लीजिए बड़ा घर है. ठीक है. इसमें 2-3 कमरे ऐसे ही पड़े हैं, कोई उसमें मतलब यूज नहीं हो रहे, डेली यूज में नहीं आते. गेस्ट आ गए रहने के लिए. बराबर, आपने उनको वो कमरा दे दिया यूज करने के लिए, तो आपको घर बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी. बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़े. वो घर के सारे अप्लायंसेस को यूज करेंगे, स्पेशली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. दिन में 4 बार फोन को चार्ज करेंगे अपने. हाँ या ना? तो ये लाइट बिल में तो ऐड हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है? बराबर. वो 4 लोग आए हैं, 4 आप पहले से रहते थे, तो अब 8 लोग खाना खाएंगे ना 2 टाइम कम से कम. कि ऐसा है कि 4 सुबह तुम 4 खाना, शाम को हम 4. एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे. तो घर नहीं बड़ा करना पड़ा,
इंटेंसिव था वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं किया, नंबर पे डिपेंड नहीं किया, बट बाकी सारी चीजें तो डिपेंड कर रही है ना। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, और एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड, यस। इंटेंसिव अपने नाम के साथ चलता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंटेंसिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ, यस। एक्सटेंसिव के लिए क्या बोलेंगे आप? बोला एक्सटेंसिव के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, इट इज डिपेंडेंट, यस, इट इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ गए बात को? यहां से यहां तक की सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक में, यहां से यहां तक की सारी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक्स में। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? एक और पॉइंट समझाता हूं कि मान लीजिए आपने ये 10 ml और 90 ml वाटर को ऐड कर दिया, ठीक है, और आपने अब छोटा कंटेनर बड़ा कंटेनर, एक सेम साइज के कंटेनर में बात कर रहे हैं, ठीक है, 100 ml, ये 100 ml वाटर हो गया, ठीक है, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है, बराबर। एक नया वॉल्यूम वाटर का क्या होगा अब? 100 ml। एक नया मास क्या होगा? 100 ग्राम। एक नया नंबर ऑफ मोल क्या होगा? 100/18, बराबर। एक नई हीट कैपेसिटी क्या होगी? 4.8 इंटू 100, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज x, डेंसिटी ऑफ 100 ml वाटर इज 1 ग्राम पर ml, ठीक है। इस बार अमाउंट है 100/18 मल्टीप्लाई बाय 100 ml, ऊपर हो जाएगा 1000, once again 100 gets cancel, 1000/18 and still the temperature is 25 डिग्री सेल्सियस। क्या ऐसा हुआ कि वो जो दो कंटेनर थे 25-25 डिग्री सेल्सियस वाटर जिनका था, जिनका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर का जो था, दोनों को आपने ऐड किया तो 50 हो गया? ऐसा हो तो वाटर बॉईल करने की जरूरत ही नहीं पड़े गैस पे, बराबर ना। आप 4 अलग कंटेनर में वाटर ले, चारों को एक बड़े बकेट में डाल दें, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, हाँ या ना। जो गर्म पानी हॉट वाटर चाहिए रहता है शावर के लिए, जरूरत ही ना पड़े। अब या तो खुद कूद जाए या तो खुद के ऊपर डाल लें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप, आपकी चॉइस। अरे यस और नो? समझा मेरा बात? ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो एक नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये तीन प्रॉपर्टी में ये सॉरी इन प्रॉपर्टीज में अमाउंट की डिपेंडेंसी दिख रही है, दिस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव समझा ना? देखिए इसे मैं लिखता हूं कि इट इज एडिटिव इन नेचर, ये ऐड होता है, ये नॉन एडिटिव, जिससे घर बड़ा नहीं करना पड़ा, बट जो ग्रोसरी यूज हो रही है डेली बेसिस पे, जो बाकी की सारी चीजें हैं, उसे तो बढ़ाना पड़ा ना। समझा नहीं समझा बात? आप इसका रिवर्स सोचिए अब जरा, अब इस तरीके से सोचिए, 100 ml वाटर है, आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बराबर। ये मैं आपको ऐसे भी समझा रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव और इंटेंस। ये दो तरीके मेरे पास, या तो उसे डिवाइड कर दीजिए या तो उसे ऐड कर लीजिए। आपके पास 100 ml वाटर था, ठीक है, आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, वो अनइवन हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, 10 और 90, ये सारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई दोनों की, हाँ या ना? तो ये दोनों, ये सारी प्रॉपर्टीज किस में काउंट होंगी? एक्सटेंसिव, क्योंकि अमाउंट के हिसाब से चेंज हो गई। क्या ये प्रॉपर्टी चेंज होंगी? तो ये किस में काउंट होंगी? तो क्या मैं आपके साथ ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिविजिबल होती है, डिवाइड होती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन डिविजिबल। से यस और नो? तो इन तीन पॉइंट्स को याद करने के लिए आप शॉर्टकट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डैड। क्या शॉर्टकट है इसका? डैड, DAD, डिपेंडेंट ऑन अमाउंट, एडिटिव, डिविजिबल। व्हाट आर द एग्जांपल्स? मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, यस और नो? हीट कैपेसिटी भी इसी का एग्जांपल होगा। एंथैल्पी, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मास बढ़ा देंगे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एक मोल है, एक से दो कर दिया आपने, इवन नंबर ऑफ मोल्स, एक से दो हुआ ना, तो जो उसके साथ उस मैटर के साथ
उस एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो भी तो बढ़ गई ना, कि नहीं बढ़ी? तो एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स एनर्जी, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? एक्सटेंसिव। यहाँ क्या एग्जांपल हो सकते हैं? डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेल पोटेंशियल. Cell is 1 volt, cell is 2 volt, 1.1 volt is a cell potential. Cell potential is also an example of intensive property. Does not depend on the amount of substance present in it. ठीक है, सेल पोटेंशियल हो गया. और आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूज कर सकते हैं. ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. समझा? अब एक छोटा सा नोट पार्ट, नोट, शॉर्टकट, जो भी बोलना चाहें, हैशटैग नोट. Note says the ratio of two extensive properties. The ratio of two is always an intensive property. Is always an mass upon is density. Yes or no? Force, area, extensive. Force, area, extensive. Force upon area is intensive. समझा? क्लियर हो रहा है बात? Point number 2. If molar or specific word are specified, if molar or specific word are specified with the particular property, then that property is an example of intensive. अगर किसी भी प्रॉपर्टी के साथ मोलार या स्पेसिफिक वर्ड आ जाए तो इमीडिएट वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव का एग्जांपल हो जाती है, क्योंकि मोलार या स्पेसिफिक बोलने के, मोलार इज यूज फॉर 1 मोल, स्पेसिफिक इज यूज फॉर 1 ग्राम. तो आपने इसके बोलने के साथ साथ में उस सब्सटेंस का अमाउंट फिक्स कर दिया. समझा मेरा बात? उस सब्सटेंस का अमाउंट आपने फिक्स कर दिया. अमाउंट फिक्स हो गया तो उसकी वैल्यू भी तो फिक्स हो गई प्रॉपर्टी की. तब वो डिपेंडेंसी कैसे हुई? आप समझ रहे बात को? ठीक है सर, मैंने अमाउंट चेंज किया तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना. अमाउंट चेंज हुआ तो अब वो 1 मोल नहीं है, वो मोलार नहीं है, वो 1 ग्राम नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है. व्हाट इज द मास ऑफ वाटर? मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, मोलार मास ऑफ वाटर, मोलार मास ऑफ वाटर, मोलार मास ऑफ वाटर. क्यों? मोलार आ गया ना, फिक्स हो गया. समझा? तो मास इज एक्सटेंसिव बट मोलार मास इज इंटेंसिव. ये इंटेंसिव हो गया भाई, ये एक्सटेंसिव है. समझा? वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, molar volume is intensive. What is molar volume? Is a volume of 1 mole of gas. 1 mole of gas at STP occupy the volume of heat capacity is extensive, but molar heat capacity is intensive. फिक्स हो गया वो, 1 मोल के लिए डिफाइन कर दिया आपने. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव, 1 ग्राम के लिए आपने फिक्स वैल्यू बोली ना. आप समझ रहे हैं बात को? क्लियर? तो थर्मोडायनेमिक्स इस तरीके से 2 प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई कर रहा है. एक का नाम है इंटेंसिव और एक का नाम है एक्सटेंसिव. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज के एग्जांपल यहां तक एक्सटेंसिव और यहां से नीचे इंटेंसिव. क्लियर है? On the basis of exchange of heat between system and surrounding, वो बाउंड्री किस टाइप की है? बाउंड्री के बेसिस पे सिस्टम भी कई सारे टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं. तो नेक्स्ट जो डिस्कशन है इज टाइप्स ऑफ सिस्टम. Here we classified system into 3 parts. The first part of the system is open system. The first part of the system is open system. देखिए क्या मतलब है, क्या मीनिंग है. मान लीजिए, सपोज करिए मैं और आप कॉफी पीने गए, सपोज. ठीक है, कहीं अच्छी जगह गए, सो यू ऑर्डर्ड मोचा फ्रेपे, ऐसे समथिंग लाइक दैट. ये नाम सुन के लगा भाई बहुत महंगा होगा.
तो मैंने मेरी तरफ से आई ऑर्डर जस्ट कॉफी, ब्लैक कॉफी, ताकि दोनों बैलेंस हो जाए, अमाउंट जो है वो बैलेंस रहे। उस ब्लैक कॉफी को देखते हुए और आपको देखते हुए कॉफी में पी नहीं पाया। तो आफ्टर सम टाइम मुझे ये जो हॉट कॉफी जो सर्व की गई थी, मान लीजिए ग्लास में, उसमें दोनों एक्सचेंज हुआ रहेगा। देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ मास इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एक ऐसा सिस्टम, अब मैं उस कॉफी के हीट एक्सचेंज को पढ़ना चाहता हूँ, वो मेरे लिए एक सिस्टम हो चुका है ना। तो इस सिस्टम ने मास को भी एक्सचेंज किया और हीट को भी एक्सचेंज किया। तो एक ऐसा सिस्टम which allow the exchange of mass as well as heat or energy is open system. Human body is also an example of open system. When you walk, when you run, doing exercise, HIIT, आप clearly उस बात को समझ सकते हैं, the exchange of mass as well as energy. Yes or no? All living organism basically are the examples of open system. Yes. ठीक है, हम वापस गए कॉफी पीने के लिए, अगेन यू ऑर्डर समथिंग लाइक दैट, मोचा फ्रेपे एंड ऑल, मतलब फ्री में मिल रहा है क्यों नहीं ऑर्डर करे। और वही सेम, फिर मैंने भी सेम ऑर्डर, ब्लैक कॉफी। तभी पिछली बार को देखते हुए उस स्टाफ ने इस बार ग्लास को कवर करके दिया हुआ है, बराबर। इज लाइक कि जैसे हम घर में टी सर्व कर रहे हैं, दैट हॉट टी सर्व इन अ स्टील टी पॉट, स्टील का टी पॉट आता है, बराबर। अब तो इतना यूज नहीं होता, ठीक है, बट नॉर्मली वैसे ही रहता था। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, शादी के लिए देखने आते तो ट्रे में आता है, पॉट जैसा रहता है ना, यही सब देखो। पढ़ाई करना है तुमको। वो नहीं, वो बोला हाँ हाँ देखा है देखा है देखा है, ये एग्जांपल पता है, समझ गए अभी। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। अब वही वापस सेम सिचुएशन वापस हुई, आपको देखते हुए और उस कॉफी को देखते हुए मैं कॉफी वापस नहीं पी पाया। तो ये जो सिस्टम था इस बार, उसमें मास का एक्सचेंज अलाउ नहीं हुआ, बट वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया ना। नाउ इट्स नॉट अ हॉट कॉफी और कोल्ड कॉफी, नाउ इट्स जस्ट अ कॉफी। वो कोल्ड कॉफी भी नहीं बना है और वो हॉट कॉफी भी नहीं है, वो सिर्फ एक क्या है, कॉफी, जिसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, हीट एक्सचेंज कर दिया, एट रूम टेम्परेचर है। सो एक ऐसा सिस्टम विच अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट ओनली, मास का एक्सचेंज अलाउ नहीं कर रहा है वो, उसे मैं बोलूंगा क्लोज सिस्टम। इस जिस रूम में हम बैठे हैं, ये भी एक क्लोज सिस्टम का ही एग्जांपल है, अंटिल अनलेस मैं यहां से किसी को क्लास से बाहर ना भगा दूं। सो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ मास ना, या किसी को बुला ना दूं, टिल दैट टाइम दिस इज exchange of, there is an exchange of energy only। ये उसी के लिए है ना, एनर्जी एक्सचेंज के लिए, आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। नाउ थर्ड टाइम वे इनटू सेम, वही कॉफी शॉप, अगेन यू ऑर्डर्ड, इस बार तो पहले ही बता दिया सेम ऑर्डर, ठीक है। तो आपके लिए वही मोचा फ्रेपे, ये वो जो भी था कॉफी के साथ में, और इस बार ब्लैक कॉफी दी गई, बोला हर बार नुकसान हो जाता है बेचारे का, तो इन अ थर्मस फ्लास्क, इन अ, तो थर्मस फ्लास्क में जब वो कॉफी होगी ना, तो इस बार देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ मास एज वेल एज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मास का भी एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होगा, बट कब तक नहीं हो सकता ये, फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स। तो देयर इज नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा सिस्टम मैंने क्या बताया आपको, तीसरा सिस्टम मैंने आपको बताया आइसोलेटेड सिस्टम, जो ना तो मास का एक्सचेंज अलाउ करेगा ना तो हीट का एक्सचेंज अलाउ करेगा। बट रियल बात तो ये है कि देयर इज नो 100% आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट। ज्यादा से ज्यादा मैं इस यूनिवर्स को 100% आइसोलेटेड सिस्टम मान सकता हूं, क्योंकि अभी तक हमने यूनिवर्स की बाउंड्री ही डिफाइन नहीं की है। तो जहां बाउंड्री नहीं है वहां एक्सचेंज कैसे होगा?
सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय बाउंड्री। तो यूनिवर्स पूरा सिस्टम हो गया, उसके लिए बाउंड्री नहीं है ना। यस और नो? नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं कि जो सिस्टम होता है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, सराउंडिंग हमेशा बड़ा ही होता है। नहीं समझे? अगर ये क्लासरूम मेरे लिए एक सिस्टम है तो बाकी पूरी, बराबर, अगर ये डिस्ट्रिक्ट मेरे लिए सिस्टम है तो बाकी सब सराउंडिंग। रिलेटिवली सिस्टम छोटा बड़ा हो सकता है, सराउंडिंग हमेशा बड़ा होगा। कंट्री मेरे लिए अगर एक सिस्टम है तो रिमेनिंग पूरा यूनिवर्स का जो पार्ट है वो क्या है? सराउंडिंग है। इसलिए मैंने बोला सिस्टम छोटा बड़ा हो सकता है, सराउंडिंग कभी छोटा नहीं होता, सराउंडिंग हमेशा बड़ा होता है। बराबर? क्लियर हो रही है बात? So these are the three types of system: open, which allow the exchange of heat and mass; closed, which allow the exchange of only heat; isolated, there is no exchange of heat, neither exchange of mass nor exchange of heat. क्लियर हो गई बात? पक्का? चलिए नेक्स्ट। थर्मोडायनामिक फंक्शन। फंक्शन वर्ड बेसिकली किस लिए यूज होता है? मैथमेटिक्स में फंक्शन वर्ड का मतलब होता है डिपेंडेंसी ऑफ वन टू अनदर। एक की डिपेंडेंसी जब दूसरे पे हो तो उसे बोला जाता है फंक्शन। ठीक है? थर्मोडायनेमिक फंक्शन दो पार्ट में बोले जाते हैं। एक का नाम होता है स्टेट फंक्शन और एक का नाम होता है पाथ फंक्शन। ये जो डिपेंडेंसी वाले हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन, अदर इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। ठीक है? स्टेट फंक्शन इज लाइक displacement. State function is like displacement. Path function is like distance. मान लीजिए मैं इस पोजीशन से यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? कंसिडर दिस एज अ पॉइंट ए। मैं यहां गया, ठीक है? पॉइंट बी, मैं वापस पॉइंट ए पे आ गया, बराबर? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस? जीरो। व्हाई? क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट जो डील कर रहा है ना वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से डील कर रहा है। उससे ये फर्क नहीं पड़ा आप कहां से जाके कहां से कैसे आए। जब उसने देखा तो आप ए पॉइंट पे थे, जब उसने बाद में वापस देखा तभी भी आप पॉइंट ए पे ही थे। तो आपके लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो गई? सेम। तो थर्मोडायनेमिक में ऐसा जो फंक्शन होगा जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, जो इस बात से जिसे फर्क ही नहीं पड़ता कि पाथ क्या फॉलो किया गया उस स्टेट पे आने के लिए, उसे ये फर्क पड़ रहा है कि उसकी इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, मैं उसे स्टेट फंक्शन बोलूंगा। डिफाइन कैसे करेंगे स्टेट फंक्शन को? स्टेट फंक्शन आर दोस व्हिच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ एट ऑल। बराबर? इनिशियल साइडवॉक स्टिल जीरो। हियर इन ये पहले वाले जो डिस्टेंस मैंने ट्रैवल की थी उसमें डिस्टेंस ट्रैवल इज 2x, लेट्स से हियर डिस्टेंस ट्रैवल इज 2y। डिस्प्लेसमेंट को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ यही पूछ रहा है इनिशियल फाइनल सेम है, बात खत्म। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। आप रिवर्स वॉक के थ्रू 2z बना रहे हो या इधर 2x बना रहे हो, इसे 2y बना रहे हो साइड वॉक में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझा? डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज जीरो। इसलिए मैंने बोला स्टेट फंक्शन इज लाइक डिस्प्लेसमेंट, पाथ फंक्शन इज लाइक डिस्टेंस। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम। समझा? मतलब यहाँ पे सिस्टम वन स्टेट से टू स्टेट पे पहुंचे यही मैटर करता, ये मैटर ही नहीं करता कि यहाँ वन से टू पहुंचने के लिए उसने क्या पाथ चूज किया। समझा? नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर यू। तो मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएच है अंडर लिमिट 1 to 2, तो 1 से 2 पे पहुंचने के लिए वो क्या पाथ फॉलो कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे हैव एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, किसी भी पाथ से जाए यहां से जो H2 बनेगा
और जो H1 बनेगा, बराबर, इसका डिफरेंशियल H2 H1 होगा ना, तो जो H2 और H1 बनेगा वो H2 माइनस H1 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस. इसे हम लोग बोलते हैं दे हैव एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स. दे हैव एग्जैक्ट. ठीक है. अब बात करते एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसे समझाता हूं कि मान लीजिए H जो है वो एंथैल्पी है. एंथैल्पी इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शन. एक एग्जांपल से इसे समझने का ट्राई करते हैं. मैं एग्जांपल ले रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का. फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पाथ 1, जिसे आप नॉर्मली मेथड 1 बोलते हैं. ठीक है. इनिशियल स्टेट इज कार्बन सॉलिड, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस. फाइनल स्टेट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ड्यूरिंग द प्रोसेस द एंथैल्पी चेंजेस डेल्टा H. ओके, यस और नो? अब यही सेम चीज मैं बनाऊंगा इनिशियल और फाइनल सेम रखते हुए, बट मैं एक अलग तरीके का पाथ फॉलो करूंगा इसे बनाने के लिए. मैं स्टार्ट करूंगा कार्बन से, ऑक्सीजन से. मैं बनाऊंगा पहले कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ O2, बराबर. ये होगा डेल्टा H1, यस और नो? फिर ये CO प्लस हाफ O2 में लूंगा, मैं इसे बनाऊंगा CO2. ये होगा मेरे पास डेल्टा H2. इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम कार्बन सॉलिड, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड. इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम कार्बन सॉलिड, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड. यस और नो? ठीक है. अब यहाँ पे आपको ये डेल्टा H जो है दोनों जगह पे सेम ही मिलेगा. मैं अगर ऑब्जर्व करने जाऊं तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व that sum of delta H1 and H2 is delta H. You know very well. Let's see. Experimentally it has been proved that ये जो डेल्टा H की वैल्यू है और ये जो दोनों का सम है वो एक ही है. तो मतलब यहाँ जो डेल्टा H है उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा ना कि आपने CO2 बनाने के लिए कार्बन से पाथ 1 को चूज किया या पाथ. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शन, but does not depend on the path followed by the system, depends only on the initial and final state of the system. Clear है? जैसा मैंने आपको बोला कि पाथ फंक्शन ना डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम. मतलब हर एक पाथ में ऐसे 1 और 2 की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी ना. तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि दे आर नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, दे आर नॉट डेफिनाइट इंटीग्रल्स. मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ dq देखा जाए फ्रॉम 1 to 2 या q1 से q2, तो ये सारे पाथ में q2 माइनस q1 एक जैसा नहीं आएगा. किसी पाथ में डिफरेंस छोटा होगा, किसी पाथ में डिफरेंस बड़ा होगा, किसी पाथ में डिफरेंस मॉडरेट होगा. वी नेवर राइट डेल्टा q, वी नेवर राइट डेल्टा w. आप समझ रहे मेरी बात को? q1 से q2 में जो चेंज आ रहा है वो पाथ डिपेंडेंसी पे है. किसी में वो चेंज बड़ा हो सकता है, किसी में वो चेंज छोटा हो सकता है, किसी में मॉडरेट हो सकता है. तो उनका डिफरेंस इक्वल कैसे होगा उसको? इधर ऐसा नहीं था ना. यहां पे 1 और 2 किसी भी पाथ से जाओ वैल्यू तो सेम ही थी, तो वो डिफरेंशियल्स एग्जैक्ट हो सकते हैं ना. समझा? देखिए मैं इसका भी एक एग्जांपल देने का ट्राई करता हूं. जैसे मैं वर्क डन के बारे में बात कर रहा हूं. वर्क डन, वर्क एंड हीट, W और Q आर पाथ फंक्शन. W और Q आर पाथ फंक्शन. एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर स्टेट फंक्शन. ठीक है. तो आप जनरली ये भी नोटिस करेंगे कि मैं आपको डेल्टा W नहीं लिखूंगा, कभी डेल्टा Q नहीं लिखूंगा. उसका डेल्टा सब जगह पाथ अलग अलग होता है ना, तो हम उसके डिफरेंस को इक्वल नहीं लिखते. वर्क डन कुछ इस तरीके से समझिए, आप डिफरेंस समझेंगे दोनों बातों का. पिस्टन है, आइडियल गैस, ठीक है. और दिस टाइम ये पिस्टन is connected with a container. और इस कंटेनर में ये पूरा कंटेनर मान लीजिए सैंड पार्टिकल से भरा हुआ है. नंबर के हिसाब से बात करें शायद ट्रिलियन
में सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। 2 स्टेप मैं आपको दे रहा हूं। स्टेप नंबर 1, 1 sand particle is removed, single sand particle is removed, single sand particle is removed at a time, single sand particle is removed at a time, बराबर। और पूरा का पूरा कंटेनर इज रिमूव्ड एट अ टाइम। दोनों के वर्क में डिफरेंस नहीं लग रहा आपको? यस और नो? ये एक वर्क डन अगर आ रहा है, लेट्स से दिस इज WA और यहां पे एक वर्क डन आएगा WB, ठीक है। शायद दोनों के इनिशियल फाइनल एक ही होंगे, दोनों के इनिशियल फाइनल एक ही होंगे। पूरा कंटेनर डायरेक्ट हटाने के बाद या सिंगल सिंगल सैंड पार्टिकल हटाने के बाद पिस्टन पहुंचा उसी जगह पे, पिस्टन पहुंचा उसी जगह पे, बट दोनों में वर्क डन जो आएगा वो अलग होगा। मैं बोलूंगा ये वर्क डन ए, ये वर्क डन बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। उसका अभी के लिए एक सिंपल सा रीजन है कि वर्क पाथ फंक्शन को फॉलो करता है, वो पाथ के हिसाब से डिसाइड होता है कितना आएगा। जैसे यहां पे वर्क ज्यादा होगा, यहां पे वर्क कम होगा अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। बात समझ आ रहा है? तो अगर मैं ए से बी सिस्टम पे जाऊं, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2 एंड दिस इज पाथ 3। तो मैं ऐसा बोलूंगा यहां पे कि हीट एक्सचेंज इन पाथ 1, हीट एक्सचेंज इन पाथ 2 एंड हीट एक्सचेंज इन पाथ 3 ये कभी सेम नहीं हो सकते। इन तीनों में जो हीट इन्वॉल्व होगी प्रोसेस में वो अलग अलग होगी। समझा? मतलब ये 3 प्रोसेस ऐसे हैं, 3 आप ऐसे मान लीजिए कि ये दिस आर द 3 वे, एयर, बाय रोड, बाय वाटर, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये बाय रोड और ये बाय एयर, ठीक है। मान लीजिए बाय रोड की वो जर्नी है 4 to 5 आवर्स, बाय एयर वो जर्नी है 40-45 मिनट्स की। बॉम्बे टू गोवा जो है वो बाय एयर 40 to 45 मिनट्स ही होता है, बराबर। बाय रोड इट इज अराउंड 4 to 5 आवर्स लेट्स से, ठीक है, मान लीजिए ऐसा, बराबर। और बट प्रॉब्लम क्या है, एयरपोर्ट के लिए आपको 1.5 घंटे पहले आना पड़ेगा। आपने अपना लगेज वगैरह चेक इन किया, फिर आपका जब लगेज मिलेगा उसमें भी आधा घंटा चला जाएगा। एयरपोर्ट से बड़ा एयरपोर्ट है मुंबई एयरपोर्ट, बाहर आते आते उसमें भी टाइम चला जाता है। ओवरऑल इट इज 4 आवर्स, द टोटल ट्रैवल जर्नी इज 4 आवर्स। ये भी 4 आवर्स, मान लीजिए बाय वाटर भी 4 आवर्स आ रहा है। आप समझ रहे बात को? तो टाइम तो मैटर ही नहीं करता ना आपके लिए, आप टाइम के हिसाब से पाथ चूज ही नहीं करोगे, क्योंकि टाइम एक स्टेट फंक्शन की तरह काम कर रहा है। बोला सब में तो 4 घंटा लग रहा है। अब आप ये देखोगे पैसा कहाँ लग रहा है ज्यादा कम। यहाँ पे बोला है 5,000, यहाँ पे बोला है 500 में छोड़ देंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं 2,000। आप बोलोगे तीनों में अगर टाइम सेम है तो मैं शायद इससे भी चला जा सकता हूँ। तो जो अमाउंट ऑफ पाथ डिपेंडेंसी हो गई ना, ठीक है। मैं बोलता हूँ वर्क डन इन फर्स्ट, वर्क डन इन सेकेंड, वर्क डन इन थर्ड, तीनों अलग अलग होंगे क्योंकि तीनों पाथ अलग अलग हैं, भले वो एक ही स्टेट पे क्यों ना पहुंच रहा हो। आप तीनों में गोवा ही पहुंच रहे थे ना। डेल्टा एच इन फर्स्ट, डेल्टा एच ऑफ सेकेंड पाथ, डेल्टा एच ऑफ थर्ड पाथ विल बी इक्वल, क्योंकि इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज आल्सो स्टेट फंक्शन, तो डेल्टा यू ऑफ 1 इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ 2 इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ, क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे, जैसे आपके लिए टाइम वाला जो पॉइंट है वो स्टेट फंक्शन की तरह है, 4 आवर्स 4 आवर 4 आवर, बट जो प्राइस है टिकट की वो एक पाथ की तरह है। ये पाथ चूज करेंगे तो आपको 5,000 पे करना है, ये पाथ चूज करेंगे तो आपको 500 पे करना है, और इस पाथ को अगर आप चूज करेंगे तो आपको 2,000 पे करना है। क्लियर हुई? तो दिस आर द टू thermodynamic function, one is state, the other is path. Last final point, work and heat are path function, enthalpy, internal energy, Gibbs energy, entropy, pressure, temperature, volume are the examples of state function. Clear?